एवरीबॉडी, वेलकम टू ब्रीथ बायोलॉजी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। इससे पहले मैं आपको 3 थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन बता चुकी हूँ, जो आप देखोगे ऊपर आए हुए लिंक में आपको मिल जाएगी। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हैं 2 थ्योरी, जिसका नाम है म्यूटेशन थ्योरी एंड मॉडर्न या सिंथेटिक थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से म्यूटेशन थ्योरी के बारे में। म्यूटेशन थ्योरी हमें दिया था किसने? हमें दी थी ये किसने? ह्यूगो डी व्रिस ने दी थी। ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक प्लांट पे जिसका नाम है एओनोथेरा लामार्कियाना, और इसी को हम इवनिंग प्राइम रोज भी बोलते हैं। अब इसमें इन्होंने क्या किया था? सेल्फ पॉलिनेशन किया था, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं जो वर्ड इन्होंने यूज़ किया, म्यूटेशन। तो ये म्यूटेशन क्या चीज़ है? देखो, म्यूटेशन क्या होता है बच्चों, ये एक सडन इनहेरिटेबल चेंज आ रहा है। सडन है तो अचानक से हो रहा है, इनहेरिटेबल मतलब आगे वाली जनरेशन में भी जाएगा। तो जब ये सडन है और आगे वाली जनरेशन में जा रहा है, तो इसकी वजह से हम देखेंगे जब ये बहुत एक मैसिव लेवल पे हो रहा है तो एक नया स्पीशी ही बन जाएगा। ठीक है, वही वाली चीज़ यहाँ लिखी है, इट इज सडन इनहेरिटेबल चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म गिविंग राइज टू न्यू स्पीशीज। अब ये जो है हम देख रहे हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन के लिए ही एक वर्ड यूज़ किया था बेटसन ने, जो है सॉल्टेशन। सॉल्टेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? लॉन्ग जंप। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि ये सॉल्टेशन का यहाँ पर मतलब क्या है? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, मतलब एक सिंगल स्टेप में ही इतना अच्छा खासा म्यूटेशन हो गया है कि उससे नया स्पीशी बन जाएगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपने एक वर्ड और पढ़ा हुआ है अपने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, जिसको हम कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है? आप मुझे इसको जल्दी से कमेंट में बताओ। तो बच्चों देखते हैं इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था इस फ्लावर पे। इन्होंने यूनिफेरा लिया और उसका करवाया सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद उन्होंने क्या देखा, कुछ तो थे जो उसमें वो एग्जैक्टली सिमिलर थे अपने पेरेंट की तरह, और उसमें बहुत ही कम हम देखेंगे वेरिएशन थे, पर कुछ ऐसे थे जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ गए थे। ठीक है, फिर जिसमें ज़्यादा वेरिएशन आया था उसका फिर से सेल्फ पॉलिनेशन कराया। फिर से सेल्फ पॉलिनेशन कराने की वजह से हमने क्या देखा, मेजॉरिटी जो थी उसमें हम देख रहे थे बहुत ही ना के बराबर वेरिएशन आया, तकरीबन वो सेम थे अपने पेरेंट प्लांट की तरह। बट कुछ जो थे उसके अंदर माइनर वेरिएशन आ गए, बहुत ज़्यादा वेरिएशन। वो जो वेरिएशंस आए थे वो डिसकंटिन्यूअस थे, कुछ श्योर नहीं था कौन से वाले आने वाले, हमें नहीं पता था। अब वो वेरिएशन एक्चुअल में कौन कौन से थे? सबसे पहले हम देखिए क्रोमोसोम का नंबर। ओरिजिनल प्लांट का कितना था? 14। अब देख रहे हैं क्रोमोसोम का नंबर बार बार चेंज हो रहा है, कभी 16, 20, 24, 22, 28 और 30, कुछ भी इनमें से हो जा रहा है। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे फ्लावर का कलर चेंज हो रहा है, फ्लावर का साइज चेंज हो रहा है, और प्लांट का भी साइज चेंज हो रहा है। तो ये जो अचानक से जो चेंजेस आ रहे हैं, ये जो अचानक से चेंज आए हैं, इसके लिए उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया उसको बोला म्यूटेशन। ठीक है, अब देखते हैं म्यूटेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, या देख सकते हैं म्यूटेशन थ्योरी में इन्होंने क्या क्या पॉस्टुलेट्स दिए थे। तो बच्चों म्यूटेशन की बात हमने की थी इवनिंग प्राइम रोज में। एक एंकन शीप होती है, उनमें भी यही चीज़ होता है। उसमें जो म्यूटेशन होता है उसके वजह से हमने क्या देखा था, क्योंकि लेग्स की बहुत छोटी छोटी हो गई थी। अब इससे फ़ायदा क्या हो रहा था, जितने भी फार्मर्स है कि वो जो फेंस था उसको कूद के ऊपर बाहर नहीं जा पा रही थी, ये उनको फ़ायदा हो गया था। ठीक है, तो ये तो हमारे एग्जाम्पल्स थे कुछ म्यूटेशन के। अब देखते हैं म्यूटेशन के जो मेन पॉइंट्स है वो देखते हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो म्यूटेशन है वो एक रॉ मटेरियल है इवोल्यूशन के लिए। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हमारा इवोल्यूशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये इनहेरिट भी हो रहा था। अब आगे देखते हैं, जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर म्यूटेशन हुआ होगा उसको हम बोलते हैं म्यूटेंट, और ये जो चेंज आया है वो आगे वाली जनरेशन में भी जा सकता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं वेरिएशन और म्यूटेशन, इन दोनों की बात करते हैं। तो जैसे हमने देखा था वेरिएशन कैसा था, स्मॉल था, डायरेक्शनल था। ये कैसा है? लार्ज है, डायरेक्शनलेस है। वेरिएशन हमारा कैसा था? कंटिन्यूअस था। ये कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है, और ये बहुत रैंडम भी है। ठीक है, तो एकदम सडन से हुआ, इसलिए हम बोलते हैं ये सारी चीज़ें हमारे किसके कैरेक्टर हैं? म्यूटेशन के, विच इज़ जस्ट ऑपोजिट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अब देखो ये जो हमारी वेरिएशंस हैं यहाँ पर, अब यहाँ जो वेरिएशन है वो कौन सी है? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, मतलब म्यूटेशन। ये हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और न्यूट्रल भी हो सकती है। तो हम लोग जिसको सेलेक्ट करते हैं वो कौन सी होती है? पॉजिटिव होती है। नेगेटिव वाला जो होता है, इसमें जो इंसान होता है वो मर ही जाता है अगर नेगेटिव म्यूटेशन हुआ है तो। ठीक है, और इसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता न्यूट्रल का। तो हम जो सेलेक्ट करते हैं वो पॉजिटिव वाला होता है, यही आगे जाके कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक है, अब एक चीज़ और बता दूं कि जितने भी म्यूटेशन होते हैं दे आर यूजुअली रिसेसिव, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये तो था सारा हमारा म्यूटेशन थ्योरी के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा एओनोथेरा लामार्कियाना के बारे में, और ह्यूगो डी व्रिस ने ये थ्योरी दी थी कब? 1901 में।
अब इसको मिलने लग गए कुछ क्रिटिसिज्म, वो क्या थे देखते हैं। सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे जो म्यूटेशन थे इतना फ्रीक्वेंट नहीं था कि हर जनरेशन में हो रहा हो, जिससे हाँ पता चल रहा है कि अच्छा खासा इवोल्यूशन हो रहा है, तो उतना फ्रीक्वेंट नहीं था। दूसरी चीज़ क्या थी, जो इन्होंने सब्जेक्ट यूज़ किया एक्सपेरिमेंट के लिए, उसमें खुद में ही इतने सारे क्रोमोसोमल एब्रेशन से एबनॉर्मैलिटी थी, तो इतना एग्जैक्ट रिजल्ट हम बोल दें कि हाँ उसके हिसाब से बाकी सब में भी हो रहा है, तो इतना क्लियरली हम नहीं बोल सकते। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक थी हमारी म्यूटेशन थ्योरी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिंथेटिक थ्योरी, जिसको हम कहते हैं नियो डार्विनिज्म। तो स्टूडेंट्स, सिंथेटिक थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। वो क्या है? यूनिट ऑफ इवोल्यूशन, जो इवोल्यूशन का यूनिट है वो है पॉपुलेशन, और जो यूनिट है नेचुरल सिलेक्शन का वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है। ठीक है, हमने बोला ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नेचुरल सिलेक्शन में एक को चूज करा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इंडिविजुअल। इतना ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं सिंथेटिक मॉडर्न या नियो डार्विनिज्म। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि जितने भी पुराने लोगों ने, जितनी भी हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ी, उन सब को मिला के एक कुछ बात की गई है। अब वो क्या है देखते हैं। तो देखो ये जो थ्योरी है 5 लोगों ने प्रपोज की थी। वो कौन कौन है देखते हैं। हक्सले, सिम्पसन, स्टेबिन्स, अर्न्स्ट मेयर एंड डॉब्झान्स्की, इन सब लोगों ने प्रपोज किया था। और इन्होंने क्या बोला था कि इवोल्यूशन जो हो रहा है उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और वो फैक्टर्स क्या है एक एक करके देखते हैं। वो है हमारे जीन माइग्रेशन, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब एक एक करके हम ये सारे पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, जो फर्स्ट फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉजिंग इवोल्यूशन इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। हम देखते हैं पेरेंट्स जो है उनका क्रॉसिंग ओवर हुआ, उसकी वजह से एक नया रिकॉम्बिनेंट बना। वो कोई नया अलील नहीं बना है, वो दोनों से मिलके बना है ना, तो एक रिकॉम्बिनेंट बनता है नया। ठीक है, अब ये हमारा लिमिटेड है कितने लोगों में जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ये क्रॉसिंग ओवर, ये सारी कहानी कब हो रही है, जब मियोसिस हो रहा है। और मियोसिस कब होता है, ओनली ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसकी वजह से हमने देखा थोड़ा सा कुछ इवॉल्व हुआ। सेकेंड जो चीज़ हम देखेंगे वो है म्यूटेशन। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने म्यूटेशन के बारे में पढ़ा था। अभी जो म्यूटेशन है ये कोई सा भी टाइप का म्यूटेशन हो सकता है। हम देखेंगे क्रोमोसोम के नंबर में भी चेंज आ सकता है, या उसके स्ट्रक्चर में भी चेंज आ सकता है, या जीन में ही म्यूटेशन हो जाए। ये सारी चीज़ें हमने इसको इंक्लूड कर ली किसमें, म्यूटेशन में। अब म्यूटेशन जो है ना बच्चों, इसके लिए हमने एक बात बोली कि ये सोर्स है ऑफ ऑल वेरिएशंस, ये अल्टीमेट सोर्स है। ठीक है, एक चीज़ और हमने यहाँ पे ऐड करी, वो क्या था कि जो म्यूटेशंस है दे आर प्री अडाप्टिव, मतलब वो ऑलरेडी हमारे अंदर होते हैं। तो इसको इस तरीके समझो कि हमारे अंदर वो क्षमता है, जब तक हमारे सामने कोई एडवर्स सिचुएशन नहीं आई तब तक हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। ठीक है, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था लेडरबर्ग एंड लेडरबर्ग में। अब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो लेडरबर्ग रेप्लिका एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या किया, एक मास्टर प्लेट थी जिसमें देखा बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे। एक वुडन पीस लिया, उसके ऊपर वेलवेट लगा दिया। अब उसको लेके यहाँ पे ऐसे प्रेस किया, वेलवेट पे हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया की कॉलोनी है वो वहाँ पे अटैच हो गई होगी। अब इसको लेके उन्होंने एक ऐसी पेट्री डिश में डाला जहाँ पे ऑलरेडी एक एंटीबायोटिक पाया जा रहा था। ठीक है, जब यहाँ पर लगाया तो हम देखेंगे बहुत सारे बैक्टीरिया जो है मर चुके हैं, कुछ जो हैं वो बचे हुए हैं। आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पे इतने सारे हैं, यहाँ पे बहुत कम है। अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो बाकी थे वो क्या थे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो गया। भाई उसमें तो टाइम लगा था ना वेरिएशन में। यहाँ पर क्या चीज़ हुआ, यहाँ पे इनको इतना टाइम मिला ही नहीं, ऑलरेडी उनके अंदर वो म्यूटेशन था कि वो रेजिस्ट कर जाते पेनिसिलिन से। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगा, कितने बहुत कुछ सेकंड्स के अंदर ये सारी कहानी हो गई, कितने सारे बैक्टीरिया मर गए। तो वेरिएशन हमने क्या देखा था, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, धीरे धीरे जनरेशन पर जनरेशन जा रहा था। यहाँ पे तो इसी जनरेशन में काम करना था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं म्यूटेशन की बात होती है, लेकिन वो ऑलरेडी हमारे अंदर होता है। इसको बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने बोला कि हमारे अंदर पोटेंशियल है, जब तक हमारे सामने एडवर्स कंडीशन नहीं आती हम उसको रिकग्नाइज ही नहीं कर पाते। यही चीज़ इन बचे खुचे बैक्टीरिया के साथ भी हुआ था। ठीक है बच्चों, तो ये था म्यूटेशन के बारे में। बाकी देखते हैं और क्या क्या फैक्टर है। थर्ड जो हमारे पास फैक्टर आता है वो है नेचुरल सिलेक्शन। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा एनवायरनमेंट, ये ध्यान रखना है आपको, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अडैप्टिव इवोल्यूशनरी चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इससे रिलेटेड 3 ग्राफ है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है वो है जीन माइग्रेशन। नाम से समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ का यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो हम क्या देखते हैं जीन माइग्रेशन में, मान लेते हैं एक पॉपुलेशन ए है और एक है पॉपुलेशन बी। अब जो पॉपुलेशन ए है, यहाँ पे जितने लोग रह रहे थे वो यहाँ से उठ के यहाँ पर चले गए, तो क्या होगा, यहाँ का जो जीन पूल है
वो तो डिस्टर्ब हो गई। जब ये लोग यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ का जो जीन पूल है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा हुआ जीन माइग्रेशन में। अब यही जब बहुत बार हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा कि इनमें आपस में एक्सचेंज ऑफ जीन्स हो जाएगा। और वो क्यों होगा? क्योंकि ये आपस में लोग क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करने लग जाएंगे। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं जो पॉपुलेशन ए है, ये अपना टंग जो है उसको रोल नहीं कर पा रही है। ठीक है, जैसे हम टंग को रोल कर लेते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं कर पाते, ये अपना टंग को रोल नहीं कर पा रही है। ये बी पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं ये अपना टंग रोल कर पा रहे हैं। अब जब इंटरब्रीडिंग हो गई तो क्या होगा, ए वाली पॉपुलेशन में टंग रोल नहीं कर पाने वाले लोग भी होंगे एंड टंग रोल कर पाने वाले लोग भी यहाँ पे पाए जाएंगे। सेम हम देखेंगे बी में होगा। अभी तक हमने क्या देखा था, यहाँ पे सारे टंग रोल करने वाले लोग थे। अब जब इंटरब्रीडिंग हो गई, यहाँ पे जीन का एक्सचेंज हो गया, तो यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे आ जाएंगे जो टंग रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा जेनेटिक जीन माइग्रेशन के बारे में और हमारा जीन फ्लो के बारे में। कितना क्लियर है बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों बढ़ते हैं बाकी के जो 2 फैक्टर्स हैं उसकी तरफ। तो जो हमारा 5th फैक्टर है उसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट में हम क्या देखते हैं, अचानक से बाय चांस हम देखते हैं जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो बदल जा रही है। अब ये कैसे बदल रही है बच्चों, ये देखो, इसमें कुछ भी एक नेचुरल कलामिटी आ गई। जैसा आपने देखा हो, एक एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि कुछ मॉस हैं या सॉरी कुछ बीटल है यहाँ पे पाए जा रहे हैं, कुछ ब्लैक कलर के हैं, कुछ ब्लू कलर के हैं। अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ब्लैक वाले ज़्यादा हैं, ब्लू वाले कम है। क्या हुआ, यहाँ से हमने देखा कि कोई हाथी गया और उसने अपना पैर रखा। ये जो अभी पॉपुलेशन हम देख रहे हैं इस हिसाब से क्या लग रहा है कि ब्लैक वाले जो है अभी आगे चल के इसका नंबर ज़्यादा हो जाएगा और जो ब्लू वाले बीटल हैं उसका अमाउंट कम हो जाएगा। पर जब एलिफेंट फुट पड़ा उसने कुछ इस तरीके से रखा पैर कि मुश्किल से 2-3 रह गए हमारे ब्लैक वाले और जो ब्लू वाले वो ज़्यादा रह गए। अब देखो क्या होगा, इनकी चांसेस कम थे अभी इतना नंबर में बढ़ने की, लेकिन अब इतने सारे हो गए तो इनका नंबर जल्दी बढ़ जाएगा, इसका कम बढ़ा। तो ये जैसे मैंने बताया था, जो जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है, इट इक्वली हेट्स एवरीबडी। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है कौन यहाँ पे वीक है। और यही अगर हम देखते हैं नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से, हम देख रहे हैं कि जो ब्लैक वाले थे ये बहुत सारे थे, तो ऑब्वियसली इसको नेचर ने सेलेक्ट किया होगा तभी ज़्यादा है ना। तो नेचुरल सिलेक्शन में क्या देखा था, नेचर किसी एक को चूज़ कर रही थी। ठीक है, और जेनेटिक ड्रिफ्ट एक उस टीचर की तरह जो सबको इक्वली हेट कर रहा है, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता कौन ज़्यादा मार्क्स आ रहा है कौन कम मार्क्स आ रहा है, वही वाली चीज़ है। तो इसके बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी इतना सुन लो बस कि इसमें देखते हैं एक छोटी पॉपुलेशन में हम देखते हैं जब जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है अचानक से, उसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं है कि हमेशा एक स्मॉल पॉपुलेशन में ही आ रहा है, मेनली ये ऑपरेट करता है स्मॉल पॉपुलेशन में, बट ये लार्ज पॉपुलेशन में भी हो रहा है बट वहाँ पे दिखता नहीं है। अब इसको इस तरीके से देखो, अगर आपके पास 1000 चॉकलेट है उसमें से सिर्फ 2 गायब हो गई, क्या आपको पता चलेगा? और यही अगर आपके पास 10 चॉकलेट है उसमें से 2 गायब हो गई, पता चलेगा? तो किस में ज़्यादा पता चलेगा, जिसमें चांसेस ज़्यादा है पता चलने की, जब 10 चॉकलेट है। तो जब स्मॉल पॉपुलेशन है, कम चॉकलेट्स हैं, तब आपको पता चल रहा है कि हाँ चेंज आया है। जब इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है या 1000 चॉकलेट है तो वो 2 का फ़र्क नहीं पता चलता है। ठीक है, इसलिए मेनली जो हम देखेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट है ये कब ऑपरेट कर रहा है, स्मॉल पॉपुलेशन में। ओके, अब आखिरी पॉइंट हम देखते हैं या आखिरी फैक्टर जो हमारा अफेक्ट कर रहा है या कॉज कर रहा है इवोल्यूशन, वो देखते हो वो क्या है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब देखो ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नाम से समझ आ रहा है कि ये आइसोलेट हो गए जिसकी वजह से रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से हम क्या देख रहे हैं, इंटरब्रीडिंग नहीं हो रही है। अब क्या फैक्टर्स हैं, क्या मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो रहा है। इसको हमने दो जगह हमने क्लासीफाई कर दिया। वो जो 2 चीज़ें वो क्या हैं, एक में तो हम देख रहे हैं कि जाइगोट ही नहीं बन रहा है। ठीक है, दूसरे में हम क्या देख रहे हैं, जाइगोट बन रहा है लेकिन उसके बाद उसके साथ कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है। तो जब जाइगोट नहीं बन रहा तो ऐसे कौन कौन से बैरियर है वो देखते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास बैरियर है वो है इकोलॉजिकल बैरियर। अब इकोलॉजिकल बैरियर हम देखें कि 2 जगह हैं भाई, एक जना यहाँ पर है एक जना यहाँ पे है, बीच में नदी है, कैसे कर पाएंगे भाई आपस में मेट, नहीं कर पाएंगे ना, क्रॉस करके आ ही नहीं सकते। यहाँ पे कोई ब्रिज भी नहीं बना, नाव वाव कुछ भी नहीं है, स्विमिंग किसी को आती नहीं है, तो ये आपस में मेटिंग नहीं कर पा रहे। तो इनके साथ क्या कहानी होगी, मैं यहाँ तू वहाँ। ठीक है, अब देखते हैं आगे। सेकेंड है हमारे पास टेम्पोरल बैरियर में हम क्या देख रहे हैं,
कि अगर फ्लावर हैं दो तो उनका फ्लावरिंग, प्लांट्स है दो तो उनका फ्लावरिंग सीजन अलग है, और अगर हम देखें एनिमल्स हैं तो दोनों का ब्रीडिंग पीरियड अलग है। इस वजह से वो दोनों साथ में मेट नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से जाइगोट भी नहीं बन रहा। थर्ड आता है हमारे पास बिहेवियरल। अब बिहेवियर की बात है, मान लेते हैं कोई भी एक लड़का है फॉर से अमन, तो अमन जो है उसने देखा उसको बहुत सारी लड़कियों ने प्रपोज किया, क्या वो सबको लगा हाँ तुम भी मुझे पसंद हो, तुम भी पसंद हो, तुम भी पसंद हो, तुम भी पसंद हो, ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। अब उसकी जिसके साथ कंपैटिबिलिटी होगी वो उसी के साथ तो जाएगा। वही वाली चीज़ है, जब बिहेवियर में क्या होता है कि किसी और बंदे को अपना पोटेंशियल मेट की ये तो मेरे लायक ही नहीं है, तो उसके साथ वो जा ही नहीं पाता। ये तो होगी, चलो हमने एक थ्योरेटिकली बात कर ली ना। एक्चुअल में देखो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ फ्रॉग्स होते हैं, ठीक है, वो 3 कैटेगरी है फ्रॉग्स की। वो अपना उस टाइम पे बारिश के टाइम पे वो लोग जा रहे हैं, अब फीमेल फ्रॉग को उसने अट्रैक्ट करना है तो अपना वोकल सैक यूज़ करके आवाज़ से निकालते हैं, तीनों अपनी अलग अलग क्रो 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 करके आवाज़ निकालते हैं। फीमेल किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी? उनमें से जो उसकी स्पीशी का मतलब A B C मेल हैं, जो फीमेल है वहाँ पे B की है, तो उसको B वाले मेल की आवाज़ सुरीली लगेगी तो वो उसी के साथ मेटिंग करेगी, तो उसको वो पोटेंशियल मेट लगा, बाकी दोनों पोटेंशियल नहीं लगे। ठीक है, तो ये चीज़ था हमारा बिहेवियरल में। फिर आता है फोर्थ हमारे पास मैकेनिकल। अब मैकेनिकल में हम क्या देखेंगे कि जो 2 ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जेनेटेलिया जो है उसका स्ट्रक्चरल डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वो भी दोनों ऐसे होने चाहिए आपस में कंपैटिबल हो। अगर कंपैटिबल नहीं होंगे, स्ट्रक्चरली सेम नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आ जाता है क्या? मैकेनिकल बैरियर। आखिरी जो इसमें बैरियर आता है जिसमें जाइगोट नहीं बन रहा, ये वाली चीज़ आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ी होगी। वो क्या है? गैमेटिक आइसोलेशन हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब 2 अलग स्पीशी के जो ओवम और स्पर्म है वो आपस में फ्यूज करते ही नहीं है। अब वो क्यों नहीं करते? किसी को कुछ आइडिया, कोई बताएगा मुझे कमेंट में? तब तक मैं बताती हूँ। क्या होता है कि जो ओवम है उसके सरफेस पे पाया जाता है एक ग्लाइकोप्रोटीन जिसको कहते हैं फर्टिलाइजिन, और जो ओवम है, जो स्पर्म है, उसके हेड पे पाया जाता है एक एसिडिक प्रोटीन जिसको हम कहते हैं एंटी फर्टिलाइजिन। अगर ये दोनों सेम स्पीशीज हैं तो ये दोनों आपस में मिलेंगे और एग्लूटिनेशन होगा। वो एग्लूटिनेशन होगा तो उसके बाद जाके फर्टिलाइजेशन होगा। पर अगर ये अलग अलग स्पीशी के हैं तो वो दोनों में एग्लूटिनेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से आगे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ तो हुई हमारा गैमेटिक आइसोलेशन में। यहाँ तक हम लोगों ने वो सारे बैरियर देख लिए जो जाइगोट ही नहीं बनाने दे रहा था। कुछ भी करके अब जाइगोट बन गया, अब उसके बाद भी दिक्कत है। अब वो दिक्कत जो है उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट जाइगोटिक बैरियर्स। इसमें क्या क्या चीज़ें हुई? फर्स्ट, हाइब्रिड इनवाइबिलिटी। जो हाइब्रिड बना वो वाइबल ही नहीं है, वो बचा ही नहीं, वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, ये चीज़ होता है हमारा हाइब्रिड इनवाइबिलिटी, जाइगोट फेल्स टू डेवलप। नेक्स्ट हम देखेंगे हाइब्रिड स्टेरिलिटी। यहाँ पर क्या हुआ? हाइब्रिड बन गया, अच्छा खासा एकदम तंदुरुस्त है, पर वो आगे बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। तो इसमें हम क्या देखेंगे? म्यूल, हिनी, ये सब आ जाते हैं हमारे। ठीक है, तो इसमें हाइब्रिड कैसा है? दे फेल टू फॉर्म या प्रोड्यूस फंक्शनल गैमीट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा हाइब्रिड ब्रेकडाउन। तो ये जो थर्ड है बच्चों, ये जो F2 जनरेशन में हुआ, भाई ये तो पेरेंट जनरेशन थी, ये F1 हुआ, ये F2 जनरेशन में देखो क्या हुआ, यहाँ पर हाइब्रिड बन गया, हाइब्रिड ने रिप्रोड्यूस भी कर लिया। अब उनका जो जाइगोट है या तो वो इनवाइबल हो गया या वो स्टेराइल हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जो हाइब्रिड बना था वो फंक्शनल है, उसके गैमेट्स वो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, लेकिन उसके जो जाइगोट हैं या तो वही नहीं बच पा रहे या वो बच भी जा रहे हैं तो वो क्या हो जा रहे हैं? स्टेराइल हो जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आता है जैसे कि टाइगन, लाइगर, ये सारे इसमें एग्जाम्पल आते हैं। तो बच्चों ये सारी चीज़ें थी हमारी नियो डार्विनिज्म की। हमने 6 के 6 फैक्टर जो है उसको डिस्कस कर लिया है। अब बारी है हमारी क्वेश्चंस की। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चंस। वेरिएशन प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डी व्रीज आर फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डार्विन एज। ऐसी क्या चीज़ है जो ह्यूगो डी व्रीज के थ्रू बताई गई थी वेरिएशन में और डार्विन ने नहीं बताई थी? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। सेकेंड हम देखते हैं क्वेश्चन, ह्यूगो डी व्रीज एक्सपेरिमेंटेड ऑन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वाइल वर्किंग ऑन। इसमें से किस पे एक्सपेरिमेंट किया था ह्यूगो डी व्रीज ने? इनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट में दीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।